हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। ये क्वेश्चन जो है गाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैंने देखा ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को बता देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के पास उतना समय नहीं है गाइज कि सारा क्वेश्चन मैं बता सकूँ। इसलिए जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है गाइज उसी क्वेश्चन को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह से कंटेंट लिखने के लिए मेहनत और समय दोनों लगता है गाइज। ये सभी क्वेश्चंस जो है गाइज स्टूडेंट को समझने में काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको इतना आसानी से इस क्वेश्चन को समझा दूंगा कि आप मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी याद करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व एवं मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चंस में परिचय देते हैं, तो यहाँ परिचय देना है। परिचय: भारतीय संविधान की प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाए गए उद्देशिका पर आधारित है, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, यानी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और जो इसकी भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना सबसे पहले जो है अमेरिका के संविधान में शामिल किया गया था, जिसके बाद कई देशों ने इस प्रस्तावना को अपनाया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय एवं बंधुत्व आदि के बारे में चर्चा किया गया है। तो हम इन सभी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल्स में समझते हैं कि समाजवाद क्या है, धर्मनिरपेक्ष क्या है, गणतंत्र क्या है, स्वतंत्रता क्या है, न्याय क्या है। फर्स्ट है जो गाइज वो है संप्रभुता। भारत की प्रस्तावना यह दावा करता है कि भारत एक संप्रभु देश है। संप्रभु का अर्थ होता है, यानी संप्रभुता का अर्थ होता है कि भारत आंतरिक शक्तियां और विदेशी शक्तियों से मुक्त है। यह अपने अनुसार किसी भी आंतरिक या विदेशी फैसला ले सकता है। यानी इसमें कहा गया है गाइस, जो भारत है वो एक संप्रभु देश है। यहाँ पर किसी विदेशी शक्तियों का नियंत्रण नहीं है, जैसे कि पहले ब्रिटेन का था। यह अभी मुक्त है और स्वतंत्र है। इन पर विदेशी देशों द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता है। यह स्पष्ट है कि भारत का जो संविधान है भारतीयों ने निर्माण किया है। उसके बाद जो है गाइज वो है समाजवादी। समाजवादी शब्द को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसका उद्देश्य यह है कि भारत में रह रहे सभी नागरिकों को समान अधिकार देना। यानी समाजवादी जो है 1976 में 42वें संशोधन हुआ था, जिसमें इसको जोड़ा गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो रह रहा है नागरिक उनको समान अधिकार दिया जाए, किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया जाए, जिससे किसी भी व्यक्ति को ना लगे कि उसके प्रति समाज में भेदभाव हो रहा है। यानी सभी को इस प्रकार से समानता का अधिकार देना है कि कोई भी व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद पर विश्वास रखता है। लोकतांत्रिक समाजवाद एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखती है। भारतीय समाजवाद जो है महात्मा गांधी और नेहरू के विचार के रूप में है। यानी इसमें यह कहा गया है कि भारत में जो है समाजवाद अपनाया गया है वो लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पर समाजवाद के नीति को अपनाया गया है, लेकिन वहाँ समाज में सभी लोगों के प्रति समान अधिकार नहीं दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, जहाँ पर सभी धर्मों या वर्गों को समान अधिकार प्राप्त है। भारतीय समाजवाद जो है महात्मा गांधी और नेहरू के विचारधारा पर आधारित है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बनाने हैं आपको वो है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान के 1976वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया। यानी धर्मनिरपेक्ष शब्द को जो है जब 1976 में संविधान संशोधन हुआ उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को समान रूप से रक्षा करेगी। यानी भारतीय संविधान में जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ बताया गया है कि राज्य का कोई एक विशेष धर्म नहीं होगा, राज्य में सभी धर्मों के प्रति समान अधिकार होगा और राज्य सरकार सभी धर्मों को समान रक्षा करेगी।
वह स्वयं किसी धर्म को राज्य का धर्म नहीं मानेगा। संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 25 से 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता को आपको देता है। उसके बाद जो है गाइज वो है लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निर्वाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। इनमें यह कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथों में होगी। जनता द्वारा ही अपनी इच्छा अनुसार सरकार को चुनेगी। यानी इसमें यह कहा गया है कि लोकतांत्रिक जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था उसमें जनता द्वारा सरकार का चयन करती है चुनाव के माध्यम से, और उन्हें जनता द्वारा अपने कार्यों के लिए चुना जाता है। यदि सरकार भारतीय संविधान की विधि का उल्लंघन करती है तो जनता के पास उतना अधिकार है कि उसे पद से हटा सकती है। यानी आप जिस सरकार को राज्य सरकार को चुनते हैं, अगर वह आपके कार्यों को नहीं करता है और संविधान के विधि का उल्लंघन करता है तो जनता के पास यह अधिकार है कि उसे पद से हटा सकती है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। इसमें वयस्क मताधिकार, सामाजिक चुनाव, कानूनी की सर्वोच्चता, भेदभाव का अभाव लोकतांत्रिक की विशेषताएं हैं। इसमें यह कहा गया है कि लोकतांत्रिक में केवल सामाजिक लोकतांत्रिक की बात नहीं करता है, यहाँ पर आपको राजनीतिक लोकतंत्र मिलेगा, आर्थिक लोकतंत्र, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। उसके बाद जो है पॉइंट आपको बनाने हैं वो है गणतंत्र। गणतंत्र अथवा गणराज्य में राज्य की सरकार को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। यानी गणतंत्र व्यवस्था जहाँ होती है वहाँ पर सरकार को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रत्यक्ष हम किसे कहते हैं, यानी प्रत्यक्ष का अर्थ होता है डायरेक्ट, जनता द्वारा अपनी सरकार को चुनती है। यानी प्रत्यक्ष हम अगर साधारण शब्दों में बात करें तो प्रत्यक्ष हम उसे कहेंगे जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा की चुनाव होती है, उसमें जनता द्वारा मतदान दिया जाता है। मतदान में जिस पार्टी ने बहुमत प्राप्त करता है वही अपना सरकार बनाती है। ऐसे में प्रत्यक्ष चुनाव हम उसे कहेंगे जब जनता द्वारा वोट दिया जाए। लेकिन अप्रत्यक्ष हम उसे कहेंगे जैसे कि राष्ट्रपति का चयन अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। मान लीजिए राष्ट्रपति का चयन करना है, उसमें जनता कोई वोट नहीं देती है, वहाँ पर जो एमएलए और एमपी होते हैं जो आपके द्वारा चुना गया होता है वही राष्ट्रपति का चयन करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। उसके बाद गणतंत्र में किसी भी वर्ग को विशेष अधिकार ना देकर बल्कि सभी वर्गों के प्रति विशेषाधिकार प्राप्त है। यहाँ पर प्रत्येक नागरिकों को हर सार्वजनिक कार्यालय में बिना भेदभाव किए समान अवसर होगा। यानी गणतंत्र राज्य में किसी एक वर्ग के प्रति विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, यानी यहाँ पर जितने भी वर्ग हैं सभी को विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी नागरिकों को समान अवसर दिया गया है, चाहे किसी भी सरकारी कार्यालय हो वहाँ पर सभी को समान अवसर होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट बनाने हैं वो है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के जनता को दिया गया है। स्वतंत्रता व्यक्ति के विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना मनुष्य समाज में विकास नहीं कर सकता है। यहाँ पर स्वतंत्रता का संबंध नागरिकों के स्वतंत्रता से है। व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कार्य को कर सकता है। भारत के किसी भी राज्य में आप आ जा सकते हो, घूम फिर सकते हो, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है। साथ ही व्यवसाय के लिए भारत के आप किसी भी राज्य में रह सकते हो। स्वतंत्रता का अधिकार वह अधिकार है जिससे मनुष्य समाज में विकास कर सकता है। अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार ना दिया जाए तो समाज में मनुष्य विकास कर ही नहीं सकता है। उसके बाद है न्याय। न्याय का अर्थ होता है कि किसी भी पक्ष को कमजोर या मजबूत पक्ष देखकर न्याय ना देना, बल्कि जो पक्ष सत्य है उसे न्याय देना।
न्याय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे कि सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय तथा आर्थिक न्याय। यानी न्याय के बारे में यह कहा गया है कि न्याय का अर्थ किसी भी पक्ष को कमजोर या मजबूत पक्ष देखकर न्याय न देना। यानी कि न्याय जो देता है उसमें कमजोर या मजबूत पक्ष को नहीं देखा जाता है, जो पक्ष सत्य है उसे ही न्याय दिया जाता है। यही इस भारतीय संविधान में कहा गया है। जो न्याय है वो 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? जैसे सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। तो हम जानते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है और आर्थिक न्याय क्या है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है कि समाज में किसी जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, आकार के प्रति भेदभाव किए बिना प्रत्येक नागरिकों को उन्नति के लिए समान अवसर देना। यानी सामाजिक न्याय हम ऐसे न्याय को कहते हैं जिसमें समाज में चाहे किसी भी वर्ग हो, जाति हो, लिंग हो, आकार हो, उनके प्रति भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों के उन्नति विकास के लिए समान अवसर देना सामाजिक न्याय कहलाती है। दूसरा है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि राज्य के अंतर्गत सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह राजनीतिक कार्य हो या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने हो। यानी राजनीतिक न्याय वह न्याय है जिसके अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्रों में सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होता है, चाहे वह राजनीतिक कार्य हो, चाहे वह सरकार तक अपनी किसी बात को पहुंचाना चाहता हो। उसके बाद है तीसरा आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि यदि समाज में आर्थिक सहायता देती है तो सभी नागरिकों को समान रूप से दिया जाए, केवल कुछ ही लोगों को ना दिया जाए। यानी आर्थिक न्याय वैसे न्याय को हम कहते हैं अगर समाज में सरकार आर्थिक सहायता देती है तो सभी नागरिकों को समान रूप से दिया जाए, केवल कुछ ही लोगों को आर्थिक सहायता ना दिया जाए। इसी के बारे में आर्थिक न्याय कहा गया है। उम्मीद करता हूँ गाइज कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो को एंडिंग करने से पहले गाइज मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। जैसे कि आप लोगों को इस बार मैं ज़्यादा फैसिलिटी तो नहीं दे पाया, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को टेलीग्राम का सुविधा दिया जाएगा, जहाँ पर आप वीडियो देख सकते हैं, साथ ही उसका PDF भी आपको मिलेगा। आपको गूगल की फैसिलिटी भी दी जाएगी ताकि आप गूगल की सहायता से भी क्वेश्चंस को आप पढ़ सकते हो। आप जैसे चाहो उस प्रकार से आप क्वेश्चन पढ़ सकोगे। साथ ही गाइज ये सभी संभव तभी होगा जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों का प्यार मिलेगा। इसलिए आप लोग जितना हो सकता है सपोर्ट ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।